आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? हम जानते हैं कि जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, हमारी किसी भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मतलब कि एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई थर्ड पार्टी वहाँ पे आके सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच क्या करता है, कंपटीशन, इन एंजाइम के साथ कंपटीशन करने लग जाता है। ठीक है, एंजाइम को उसका काम करने से रोकता है और खुद को सबस्ट्रेट के साथ ऐड हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कर दे कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो इनहिबिटर होता है वो उसकी स्पीड को, उस रिएक्शन की स्पीड को कम कर देता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा था, स्पीड बढ़ा रहा था, लेकिन अब वहाँ पे इनहिबिटर आ रहा है तो एंजाइम को तो स्पेस मिलेगी नहीं अपने सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होने की, इसलिए हमारी रिएक्शन स्लोली चलेगी। सबसे पहले हम आपको लिखवाते हैं एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। An enzyme inhibitor तो क्या कहा हमने, एंजाइम इनहिबिटर जो होता है, यहाँ पे स्पेलिंग का ध्यान रखना। इनहिबिटर जो होता है वो एक मॉलिक्यूल है जो हमारे एंजाइम के साथ आके चिपक जाएगा, और ताकि वहाँ पे सबस्ट्रेट के लिए कोई जगह ना बचे। अगर सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ नहीं अटैच हो सकता तो हमारी रिएक्शन कैसे कंप्लीट होगी या उसकी स्पीड अच्छी कैसे होगी? तो कैसे होता है ये देखिए। अगर आपके पास ये एंजाइम है और इसके साथ क्या करता है, ये आपका सबस्ट्रेट आता है, बहुत से एंजाइम के वहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बहुत से एंजाइम के मॉलिक्यूल्स आपके पास हैं। तो आपके पास क्या करेगा, सबस्ट्रेट आएगा आराम से, यहाँ पे रिएक्शन होगी, ये बिल्कुल ऐसे करके चिपक के यहाँ पे रिएक्शन कर रहा होगा हमारा सबस्टांस। हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, हमें प्रोडक्ट मिल, ये हमें क्या मिला, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया यहाँ पे। ये आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास एंजाइम को और सबस्ट्रेट को डिस्टर्ब करने के लिए वहाँ पे एक तीसरी चीज़ आ जाती है जो एज ए इनहिबिटर काम कर रही होती है। ठीक है, ये तो सिंपल रिएक्शन हो रही थी जब हमारे पास कोई इनहिबिटर नहीं था। तो हमें क्या हुआ, वहाँ पे एक कोई तीसरी चीज़ मिल गई जो एज ए इनहिबिटर काम कर रहा है, जिसकी सेम कैपेबिलिटी है एंजाइम के साथ जुड़ने की जैसे कि हमारे सबस्ट्रेट की है, लेकिन वो हमें प्रोडक्ट नहीं देता। तो वो कोशिश करता है इसके साथ जुड़ने की और जुड़ के बैठा रहता है इसके साथ, एंजाइम के साथ। और सबस्ट्रेट के लिए कम जगह मिलती है, जहाँ हमारे पास अगर 3 मॉलिक्यूल थे एंजाइम के तो तीनों जगह पे हमारा सबस्ट्रेट जुड़ के रह सकता था, लेकिन 2 जगह पे तो इनहिबिटर आ गया तो जगह एक ही बची। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है, जहाँ हमें 3 मिलना था हमें एक ही मॉलिक्यूल मिल रहा है हमारे प्रोडक्ट का। तो क्या हुआ, हमें रेट, जहाँ हमें 5 मिनट लगने थे वहाँ उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 मिनट लग सकते हैं। और जो हमारा इनहिबिटर है वो तो जुड़ने के बाद कुछ टाइम के बाद छूट सकता है हमारे एंजाइम के मॉलिक्यूल से। कुछ जो होते हैं वो छूटते ही नहीं, वो अपना ही कम्प्लेक्स बना के वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है,
तो इस इनकी अटैचमेंट की बेसिस पे, इनहिबिटर्स के अटैचमेंट की बेसिस पे जो हमारे एंजाइम इनहिबिटर्स हैं वो हम कह सकते हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिशन है या फिर इरिवर्सिबल इनहिबिशन है। अगर रिवर्सिबल है तो दो तीन टाइप की होती है, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इट इज इंटरप्शन ऑफ रिएक्शन पाथवे owing to one chemical substance inhibiting the effect of another by competing with it for binding। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हम एक रिएक्शन लिखते हैं, हमारी रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की वजह से हमारे पास जो रिएक्शन का रेट आएगा उस पर क्या असर पड़ता है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन आती है हमारे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए। ये हमारा एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट कंबाइन करेगा तो हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देता है। तो वो आगे हमें क्या देता है, प्रोडक्ट प्लस एंजाइम देता है। ठीक है, उसी के साथ में हमें क्या मिलता है, यहाँ पे एक इनहिबिटर आता है जो हमारे एंजाइम के साथ कंबाइंड होके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक है, तो जहाँ हमें यहाँ अगर 5 मॉलिक्यूल थे, 5 में से 2 इनहिबिटर लेता तो पीछे 3 ही हमें क्या देते हैं, प्रोडक्ट देते हैं। तो अब देखते हैं, ये जो भी है रिएक्शंस हैं ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होती है, ये स्लो रिएक्शन होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग में हम क्या करते हैं, वही स्टेप को इन्वॉल्व करते हैं जो स्लोएस्ट होता है। तो आपके पास रेट क्या आएगा, रेट आपके पास आएगा K2 ES। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, एंजाइम हम कितना ले रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन होती है, सबस्ट्रेट कितना लिया है, कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, बट हमारे पास ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका हमें पता नहीं होता है। तो इसको हम किससे पता कर सकते हैं, SS से, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास ES कितनी कंसंट्रेशन का होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। और आपको साथ में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपके पास जो आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, वो किसके बराबर होगी, वो होगी ये जो एंजाइम हमने यूज़ किया था। ठीक है, ये हमने यूज़ किया था ये वाला एंजाइम, क्योंकि ये तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, E0 है स्टार्टिंग में, हमने जो एंजाइम यूज़ किया वो प्लस जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, कौन सा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है वो वाला पार्ट, प्लस जो इनहिबिटर के साथ जुड़ा हुआ है वो पार्ट। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, इसको याद करके नाम फर्स्ट दे दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए बाय यूजिंग SS से आप क्या कर सकते हो, E की वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम क्या करते हैं, देखिए ES के लिए फॉर ES using steady state approximation, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू रेट ऑफ कंजप्शन। फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, एक ही जगह पे, वो है K1ES पे, और कंजम्पशन कहाँ हो रही है, K1 जब यूज हो रहा है और K2। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे K1ES इज इक्वल टू K-1ES प्लस K2ES। ठीक है, इससे अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दो चीज़ों को कंबाइन लेंगे, K1ES इज इक्वल टू K-1 प्लस K2ES। ठीक है, अब हम आगे इसको करते हैं, E इज इक्वल टू K-1 प्लस K2ES डिवाइडेड बाय, ये K1 यहाँ ले आइए, K1 और S। ठीक है, देखिए माइकल मेंटन इक्वेशन से आपको पता होगा, माइकल मेंटन में हमें एक कांस्टेंट मिलता है, Km नाम का कांस्टेंट मिलता है, Km नाम का कांस्टेंट मिलता है जो आपको कहता है कि K-1 प्लस K2
डिवाइडेड बाई के एम, के वन जब होता है हम इसकी जगह पे के एम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं जहाँ हमें के माइनस वन प्लस के टू डिवाइडेड बाई के वन हो, वहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आपके पास क्या आएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं ई की कंसंट्रेशन किसके बराबर है हमारी, के एम ई एस डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, ये आपके पास क्या मिली, एंजाइम की कंसंट्रेशन आपके पास कितनी है। साथ में हमें पता है कि देखिए ये ई प्लस आई क्या आपको दे रहा है, ई आई दे रहा है कम्प्लेक्स, तो इसका रेट जो इधर की ओर है वही इधर की ओर है, लेकिन क्या है, इनवर्स में है। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि के माइनस वन ई आई इज इक्वल टू, ये के आई है, ठीक है, यहाँ पे के आई इज इक्वल टू दिस, के आई ठीक है, इतना आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, ये जो ई है इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर ज़्यादा पता नहीं चलता तो इक्वेशन नंबर देके पता चल जाएगा, तो इसको यूज़ कीजिए हम यहाँ पे, इसको आप टू बताइए, तो यहाँ पे लिख लीजिए यूज़ वैल्यू, यूज़ वैल्यू ऑफ ई इन सेकेंड। ठीक है, यूज वैल्यू ऑफ दिस ई इन दिस सेकेंड इक्वेशन, तो उससे आपको क्या मिलेगा देखते हैं। तो इससे आपको मिलता है के माइनस आई, के माइनस आई एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू के आई, और ई की जगह हम वैल्यू डालेंगे जो हमें पीछे मिली, के एम डिवाइडेड बाई एस, और ऊपर साथ में हमारे पास क्या था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और साथ में यहाँ पे इनहिबिटर। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे आ गया। अब आप इससे क्या करेंगे, ये यहीं पे रख के इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा ई आई इज इक्वल टू के आई, के एम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनहिबिटर डिवाइडेड बाय के माइनस आई सबस्ट्रेट। ठीक है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या आ रहा है, के आई बाय के माइनस आई आ रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जैसी आपके पास कंडीशन आ रही है, तो आप इसको क्या लिखोगे, हम लिखते हैं कि ये आपके पास आई इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अगर के माइनस आई बाई के आई होता तो हमारे पास सिंपल के आई होता, लेकिन ये इन्वर्स में इसलिए मैंने वन बाई के आई लिखा। तो अब हम इस के आई और के माइनस आई की जगह पे क्या लिखेंगे, के आई लिख दूंगी। तो देखिए ई आई इज इक्वल टू के एम, तो मेरे पास है ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये आई आपके पास डिवाइडेड बाय, इसका अब हम क्या लिखेंगे, के आई, स्मॉल के लार्ज के का ध्यान रखिएगा, और साथ में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबस्ट्रेट। ठीक है, इतना आपने जब लिखा उसके बाद आपको क्या करना है, आपको याद होना चाहिए हमने पीछे लिखा था कि हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन जो थी वो किसके बराबर है, एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्लस एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, हमारे पास जो भी ई एस और ई आई की वैल्यू आई वो इसमें पुट कर देनी है। तो आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देनी है। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे, अरे ई आई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, ई लिखूंगी, ई
प्लस ई एस, जिसको एक ही पेज पे होगा तो वो ज़रूरी नहीं है रिपीट करके लिखे, ठीक है। ये मैंने इस पेज पे नहीं शो हो रही इसलिए लिखा है, प्लस ई आई। तो यूज़ कीजिए दो की वैल्यूज़, ई नॉट इज इक्वल टू, आपके पास ई की वैल्यू आई थी के एम ई एस डिवाइडेड बाय एस, और क्या है आपके पास, यहाँ पे है आपके पास ई एस प्लस, अब ये वैल्यू यहाँ से पुट करोगे आप तो क्या है आपके पास, के एम ई एस आई डिवाइडेड बाय के आई एस, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ भी ई एस, यहाँ भी ई एस, यहाँ भी ई एस, तो हम इसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं। ई नॉट इज इक्वल टू के एम बाई एस, के एम बाई एस प्लस 1 प्लस के एम आई बाई, ये आपके पास आ गया, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, ये एज ए एल्सियम लेके कीजिए, तो ये आपके पास आएगा के एम के आई, एस और एस कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा के आई एस प्लस यहाँ पे के एम आई एस, सच बाहर जो आपके पास ई एस है वो ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस ई एस के लिए इस के वन एस को यहाँ पे ले जाएंगे और इस अपर वाले पार्ट को इसके डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ई एस की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपके पास आ गया ई एस की वैल्यू। तो रेट से हमें क्या मिला था, रेट इज इक्वल टू, रेट वाज इज इक्वल टू के टू और ई एस, ठीक है। ई एस की जगह पे हम क्या करेंगे, पुट, ये वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करना है, डिवाइड, क्या करना है, डिवाइड करना है हमने इस राइट हैंड साइडेड पोर्शन को के आई से, क्या लिखेंगे हम, डिवाइड राइट हैंड साइड बाय के आई, ठीक है, बाय के आई। तो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास आएगा रेट इज इक्वल टू, अगर मैं इस पोर्शन को के आई से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, के आई उस के आई को कैंसिल कर देगा, तो मेरे पास बचेगा के टू एस ई नॉट डिवाइडेड बाय, हर एक के साथ, क्योंकि ये प्लस में है तो हर एक के साथ अलग अलग करके के आई आएगा। तो क्या लिखूँगी मैं यहाँ पे, अगर देखिए यहाँ पे लिख ही देती हूँ के आई बाय के आई, तो यहाँ पे के आई प्लस के आई एस डिवाइडेड बाय के आई प्लस के एम आई बाय के आई, ठीक है। ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आया, अब आपके पास आया यहाँ पे के टू एस ई नॉट डिवाइडेड बाय के एम प्लस एस प्लस के एम
आई बाई के आई। ठीक है, ये आपके पास आया रेट। तो अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं, रेट इज इक्वल टू K2 E naught S divided by Km plus substrate plus Michael-Menten constant inhibitor divided by इनहिबिशन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, इनहिबिशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, ये आपके पास आया जब आपके पास कोई इनहिबिटर होता है। अब मैंने आपको जब माइकल मेंटन इक्वेशन पढ़ाई थी उस टाइम कहा था कि आर मैक्स, उस टाइम क्या कहा था, आर मैक्स इज इक्वल टू K2 E नॉट। तो हमारे पास रेट में K2 E नॉट है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट कर सकते हैं, रेट इज इक्वल टू आर मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय Km प्लस S प्लस Km I बाई के आई। ठीक है, तो ये आपका लास्ट फार्मूला आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। ठीक है, अब जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का फार्मूला निकालते हैं, डिराइव करते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम अब ग्राफ जो है, इसके लिए कौन सा ग्राफ लेंगे आप, ग्राफ देखिए, लाइन वीवर, लाइन वीवर, लाइन वीवर बुर्क प्लॉट। इसके लिए देखिए, जो आपको कहता है 1/r वर्सेस 1/s को लेके ग्राफ प्लॉट करने के लिए। तो अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो क्या है मेरे पास रेट आया था जिसको मैं r से डिनोट करूंगी, वो आया था मेरे पास r मैक्स सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय माइकल मेंटन कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट प्लस माइकल मेंटन कांस्टेंट इनहिबिटर डिवाइडेड बाय इनहिबिशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब ग्राफ के लिए मैंने कहा कि इसको इन्वर्स में करना है, तो क्या करेंगे हम, 1/r इज इक्वल टू Km प्लस S प्लस Km I बाई के आई डिवाइडेड बाई R मैक्स S। ठीक है, हमें ये करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी Km है, इसमें भी Km है, तो कोशिश करेंगे ये क्या हो, ये कॉमन निकले। तो 1/r इज इक्वल टू Km प्लस Km इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्लस सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय R मैक्स S। तो इसको यहाँ पे आगे ही करते हैं हम, Km को मैंने कॉमन निकाला प्लस डिवाइडेड बाय आपका R मैक्स S। ठीक है, ये आपके पास आया कॉमन निकालने के बाद। तो अब क्या करेंगे हम, वन बाई आर इज इक्वल टू Km1 प्लस I इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइडेड बाय R मैक्स S प्लस ये S
और निचला वाला s कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आएगा r मैक्स। तो ये आपके पास आ गया ग्राफ के लिए, ये आपके पास क्या आ गया ग्राफ के लिए। तो क्या करेंगे, ये आपको क्या होगी y एक्सिस पे, ये पोर्शन आपका x एक्सिस पे आएगा, ये आपका इंटरसेप्ट होगा और ये आपका इतना पोर्शन स्लोप कहलाएगा, स्लोप कहलाएगा। तो इसका मतलब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम दो लाइन वीवर ग्राफ जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं हो रहा था तब का भी ड्रा करेंगे, और अभी जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो रहा है इसके लिए भी ड्रा करेंगे। तो इससे हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आ गई कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से। तो देखिए, ये हमारा जब कॉम्पिटिटिव तो ये हमारा जब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नहीं था उस टाइम पे, और जब हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होने लगा उस टाइम पे देखिए, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो पोर्शन होता है, ये जो पोर्शन होता है ये क्या है आपका स्लोप है, ये क्या है आपका स्लोप है, और ये जो पोर्शन है ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट है। तो ये इंटरसेप्ट है, लेकिन कौन सा वाला इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस वाला। कौन सा इंटरसेप्ट है ये वाई एक्सिस वाला। तो हमारे पास ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट तो दोनों में वाई एक्सिस वाला इंटरसेप्ट तो क्या है दोनों में क्या है सेम है, लेकिन जो हमारा स्लोप है देखिए उसमें कुछ चेंजिंग्स आ रही है। यहाँ पे हमारा स्लोप है कितना के एम बाई के एम बाई आर मैक्स हमारा स्लोप है, और यहाँ पे क्या है इस के एम में कुछ ऐड हो रहा है डिवाइडेड बाई आर मैक्स सेम का है। इसका मतलब इसमें कुछ चीज़ ऐड की जा रही है, ठीक है, स्लोप में एडिशन हो रही है। स्लोप का मतलब भी क्या है, आप स्लोप का क्या मतलब होता है देखिए, हम ग्राफ से बताते हैं आपको स्लोप। तो ये आपका यहाँ पे ग्राफ है, दोनों साइड हम बनाएंगे ग्राफ। ये आपका ग्राफ है 1/r 1/s को लेके, 1/r और 1/s को लेके। तो क्या करेंगे, इंटरसेप्ट है इसमें, तो ये आपका स्लोप आया, ठीक है। स्लोप मीन्स ढलान कितनी है, लेकिन इस वाली जगह पे ढलान जो आपकी है बढ़ रही है, दैट मीन्स ये और ज़्यादा क्या हो जाएगा स्लोपी हो जाएगा, ये क्या करेगा और ज़्यादा स्लोपी हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए आपका जो ये था इंटरसेप्ट था ये वो सेम था, लेकिन यहाँ पे भी आपका इंटरसेप्ट सेम है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका इंटरसेप्ट कितना है सेम है। गैप देखिए थोड़ा जितना यहाँ पे है उतना ही गैप यहाँ पे भी है। तो अब क्या होगा, अगर अगर इसी ग्राफ को मैं बैकवर्डली बना दूं, ठीक है, इसी ग्राफ को बैकवर्ड बना दूं मैं, तो क्या होगा, इसका जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है वो देखिए कितना आ रहा है, लेकिन इसका स्लोप जब बढ़ गया, इसका स्लोप जब बढ़ गया तो ये कम हो गया, ठीक है, क्या हो गया कम हो गया। तो इससे आप क्या बताएंगे, जैसे ही कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो जाता है उस टाइम पे हमारा वाई इंटरसेप्ट जो होता है वो सेम रहता है, लेकिन हमारा जो स्लोप वो चेंज हो जाता है, और जो हमारा एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है। क्या होगा, इन इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाई इंटरसेप्ट क्या हो जाती है अनचेंज्ड, अनचेंज्ड। ये विद रेफरेंस टू लाइन वीवर ग्राफ होता है, ठीक है, लाइन वीवर बर्क प्लॉट को लेके हम इसको देखते हैं। उसके बाद हमारा एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, चेंजेस, और उस चेंज में क्या होता है वैल्यू इंक्रीज हो जाती
इंक्रीज क्यों होती है हमारी वैल्यू, यहाँ की ओर हम बढ़ते जाएंगे तो और माइनस 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 में वैल्यू बढ़ेगी, तो जितना ज़्यादा माइनस उतनी उसकी वैल्यू कम, जितना कम माइनस उसकी उतनी वैल्यू ज़्यादा। ठीक है, तो ये समझ आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपका स्लोप, स्लोप चेंज हो जाता है। स्लोप क्या करता है, चेंज हो जाता है। और कौन सी चेंज होती है इसमें, स्लोप इंक्रीजेस, स्लोप इंक्रीजेस। तो ये मेन रिजल्ट था आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर को लेके। तो अगर आपको पूछा जाए, अगर आपको पूछा जाए भाई, दो दो तीन ग्राफ दिए जाएं, दो तीन ग्राफ दिए हुए हों, एक ग्राफ और दूसरा ग्राफ और तीसरा ग्राफ, ठीक है, उनमें से आपको बोलेंगे अगर आपकी जो रिएक्शन है, ये आपका सिंपल लाइन वीवर का ग्राफ होता है, ठीक है, ये ब्लू का मतलब है, ब्लू पेन आपको क्या शो कर रहा है, ब्लू है इनहिबिशन, ब्लू का मतलब है इनहिबिशन, एब्सेंट। स्लोप को देखो आप, ठीक है, स्लोप में जो ब्लू कलर से मैं दिखाऊंगी उसका मतलब है इनहिबिशन एब्सेंट है, ठीक है। ये आपके पास ग्राफ होगा। उसके बाद आपको बताएंगे पिंक से, और क्या बताएंगे, पिंक से, पिंक कलर से जो स्लोप होगा, पिंक स्लोप जो होगा, इनहिबिशन प्रेजेंट, ठीक है, किसमें, स्लोप में। अब देखिए, अब क्या करूंगी मैंने आपको कहा इस चीज का ध्यान रखना है आपने, किस चीज का ध्यान, y इंटरसेप्ट अनचेंज्ड, x चेंजेस एंड स्लोप चेंजेस। स्लोप में क्या चेंज होगी, स्लोप और ज़्यादा टेढ़ा हो जाएगा, और ज़्यादा उसमें ढलान होगी, ठीक है। तो देखिए, एक मैं आपके लिए बनाऊंगी, ऐसे करके ग्राफ, दूसरा मैं बनाऊंगी ऐसे करके ग्राफ, और तीसरा बनाऊंगी मैं ऐसे करके ग्राफ। तो मुझे मुझे आप बताएंगे, मुझे आप ये बताएंगे कि कौन सा ग्राफ जो है आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के लिए फॉलो करेगा, कौन सा ग्राफ है जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को के कंडीशंस को मतलब एलो करता है कि हाँ यहाँ पे वो कंडीशंस हो रही है। देखिए, कहाँ पे आपका स्लोप बढ़ रहा है ज़्यादा, कहाँ पे वाई इंटरसेप्ट जो है आपका सेम है और एक्स कहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट चेंज तो हुई, लेकिन क्या हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या हो रही है, बढ़ रही है। सीधे सी बात है, ना ये आएगा ना ये आएगा, पीछे एक बचा। अब इसमें देखिए, स्लोप भी बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक, एक कंडीशन पूरी हो गई। वाई इंटरसेप्ट भी जितनी थी पहले उतनी ही अभी भी है, वो भी ठीक हो गई। उसके बाद देखेंगे अब हम एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस जब हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं है तो तब हमारे पास ये यहाँ पे आती है, लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या होती है, वैल्यू कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होती है तो वो नियर टू ज़ीरो आ जाती है, ठीक है। तो नियर टू ज़ीरो आ गई, तो इसका मतलब ये जो है ये आपकी कंडीशंस को फॉलो करता है, इसका मतलब ये ग्राफ बिल्कुल ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।